नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था जो पेपर है उसका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले व्याख्यान में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की चर्चा की। आज के व्याख्यान में हम जो राज्यपाल का पद है जिसको गवर्नर कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। ये संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। यह संवैधानिक पद है। ये किसी भी तरह से कोई राजनीतिक पद का स्थान नहीं रखता है। इसकी नियुक्ति के लिए संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी जैसे राज्यपाल का पद कार्यकाल समाप्त हो गया है या किसी कारण वह पद के लिए अयोग्य हैं, उस अवस्था में जब तक वह पद पर बने रहेंगे तब तक दूसरा उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका की जो सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है भले ही, लेकिन जो संवैधानिक प्रधान है वह राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका का होता है। अब एक प्रश्न आता है कि राज्यपाल का जो पद है वह निर्वाचित क्यों नहीं? जिस तरह राष्ट्रपति केंद्र में काम करते हैं उसी तरह राज्यपाल राज्य में काम करते हैं। संवैधानिक प्रधान होता है कार्यपालिका का, तो इसको क्यों नहीं इसको चुना गया, यानी इसका निर्वाचन क्यों नहीं किया गया? तो इसमें प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। इस तरह की बात आई थी। यह सुझाव उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। एवं अन्य सुझाव भी दिए गए। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए, और द्वितीय निम्न सदन राज्य की विधानसभा द्वारा 4 नामों का सुझाव दिया जाए जिसमें से किसी को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार किया गया एवं संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को ही स्वीकार किया। निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के कुछ कारण भी बताए थे। काफ़ी विचार विमर्श करने के उपरांत कि संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाते। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है और राज्य प्रशासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान भी बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर अगला था आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा भी हो सकती है, क्योंकि राज्यपाल का या मुख्यमंत्री, राज्यपाल नेता हो नहीं सकता क्योंकि वास्तविक सत्ता है वह मुख्यमंत्री के पास रहती है। तो इस तरह से ये समस्याएं आई और इन समस्याओं को देखते हुए संविधान की जो प्रारूप समिति, जो प्रांतीय प्रारूप समिति थी, उसके निर्णय के अनुसार इसे मनोनीत करने की ही व्यवस्था को उपबंध में लिया गया। राज्यपाल का जो निर्वाचन स्थायी रूप से तो होता नहीं है, अतः पुनर्निर्वाचित होने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था होने, राज्य विधानमंडल के बहुमत दल को प्रसन्न करने की जो अनुचित चेष्टाएं भी इसमें संभावित थीं।
इस तरह से कई प्रकार के बिंदु थे जिनको आधार मान करके और यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल का राज्य स्तर पर जो चयन है वह निर्वाचित न होकर के नॉमिनेट करना ही श्रेयस्कर है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का भी हमने फॉलो किया, जहां राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान सभा में कहा था कि समरूपता की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य संचालन के लिए राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंधों की स्थापना के लिए यही अच्छा है कि हम कनाडा के संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था करें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की कई प्रकार से आलोचनाएं भी की गई। जैसे हम बात करें कि यह अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि उस समय यह सोचा गया कि राज्यपाल प्रमुख रूप से अपने राज्य के संवैधानिक प्रावधान और गौण रूप से राज्य में संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। केरल में 1959 ईस्वी में, राजस्थान में 1967 में, 1976 में तमिलनाडु में, 1976 में तमिलनाडु और गुजरात में, 1984 में सिक्किम और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के द्वारा जिस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर अगस्त 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल द्वारा जिस प्रकार से आचरण किया गया उससे स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल मुख्य रूप से अपने आप को केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि मानता है। इस तरह की इन सारी स्थितियों को देखते हुए राज्यपाल को कई बार विवादों की स्थिति में भी देखा गया। असल में 1967 के बाद सबसे ज़्यादा राज्यपाल की विवादित स्थितियां बनी रहीं, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा एक अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। और उस अलग नज़रिए के कारण जैसे राज्य में सरकार केंद्र की विरोधी है या केंद्र सरकार में जैसे जिस दल की है उस दल के विपक्षी दल की अगर राज्य में है तो वहाँ इस तरह की राज्यपाल को निर्णय लेने की क्षमता है वह बड़ी संकट की स्थिति पैदा करती है। अगर संवैधानिक तंत्र राज्य का कहीं विषम स्थिति या कोई इमरजेंसी वाली बात है, आपातकालीन जो व्यवस्था की बात है, तो उसमें केंद्र का हस्तक्षेप होना बड़ा भारी एक समस्या का बिंदु बनता है एवं राज्यों को यह बुरा भी लगता है। लेकिन स्थिति इस तरह की बनती है कि केंद्र का हस्तक्षेप करना भी आवश्यक रूप से सही माना जाता है और उनके द्वारा किया भी जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वह अपने आप में शक्तियों की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो इसमें दुर्गादास बसु ने लिखा है, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकट काल के अधिकारों को छोड़ करके। कार्यपालिका की शक्तियां हैं इनके पास, विधायी शक्तियां हैं इनके पास, वित्तीय शक्तियां हैं इनके पास, न्यायिक शक्तियां हैं इनके पास, विविध अन्य भी शक्तियां हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यपालिका के क्षेत्र में इनके द्वारा समय समय पर मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने की बात हो, मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए जाने वाली बात हो, और विधायी शक्तियों में जैसे कोई सदन को विघटन की बात है, व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाने की बात है, आम चुनाव के बाद विधानसभा की पहली बैठक का जो मामला है, ये सारी बातें विधायी शक्तियों के अंतर्गत इनके द्वारा संपादित की जाती हैं। वित्तीय शक्तियों में राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत जो व्यवस्थापक के द्वारा किया जाता है उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग को सिफारिश में नहीं लिया जा सकता। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है एवं विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियों के मामले में अनुच्छेद 161 में इस तरह का प्रावधान है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है, उसे
अपोलाइज या क्षमा भी कर सकता है। तो इस तरह से ये न्यायिक शक्तियाँ हैं। इसके अलावा अन्य भी शक्तियाँ इनको मिली हुई हैं। अब हम बात करें राज्यपाल की जो स्थिति है या भूमिका है, तो वह बड़ी ही विवादित रही है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में होता है। गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से है अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों को निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यपाल का जो भूमिका का मामला है वह विभिन्न तरीकों से बड़ा ही विवादित रहा है। और इस प्रकार से अंबेडकर ने इस संबंध में कहा है कि राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी ही होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। AKIN ने इस संबंध में विचार प्रकट किया। राज्यपाल केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है। संविधान निर्माताओं द्वारा जिस प्रकार से राज्यपाल के पद में संबंध में निर्वाचन के सिद्धांत को अस्वीकार करके मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया है। सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के विवाद में निर्णय देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल की स्थिति के संबंध में बताया। तो इस तरह से ये स्थितियाँ अक्सर बनी रहती हैं जो कि, और कहा भी है वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। उसकी स्वविवेक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीन लिया गया है, इसलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करने चाहिए। इस तरह से ये कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय था ये। और इसी परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने भी सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के नाम से इनको उपमा दी गई कि राज्यपाल के पद का जो पद है, जो स्थिति है वह सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान बताया है। विजयलक्ष्मी पंडित ने भी इस परिप्रेक्ष्य में कहा यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं बल्कि वेतन का आकर्षण है। इस तरह से ये इनके द्वारा कहा गया। तो राज्यपाल का पद अपने आप में राज्य को चलाने में, व्यवस्था को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इसका अगला जो हम स्टेप है वह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।